हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल इंडियन फिर से अपने यो दिशा ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने चैप्टर का नाम साउंड अर्थात ध्वनि, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और पार्ट 1 मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ध्वनि क्या होता है। ध्वनि क्या होता है? जैसे कि अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, यही हमारा क्या है? ध्वनि है। यही हमारा क्या है? यही आवाज ही हमारा क्या है? ध्वनि है। यही हमारा क्या है? साउंड है। तो जो ध्वनि होता है, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होता है। मतलब ध्वनि चलने के लिए उसे एक माध्यम, एक मीडियम की आवश्यकता होता है। और जहां पर ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, अर्थात जहां पर किसी वस्तु को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, तो वो वस्तु, वो चीज हमारा निर्वात में नहीं चलता है। अर्थात ध्वनि को चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है। और यह निर्वात में नहीं चलता है। यह निर्वात में नहीं चलता है। माध्यम मतलब, अब जैसे आप पूछेंगे सर माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम मतलब ये होता है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर उसे चलना है तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे कि ध्वनि निकालना है, ध्वनि अगर हमारा मान लो कोई हम ठोस चीज लिए हैं, उसको किसी से टकराते हैं, अगर कोई ठोस चीज रखा हुआ है, क्या ऑटोमेटिक बोलेगा, आवाज करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब वो एक सतह से दूसरे सतह पे टकराएगा, एक दूसरे से टकराएगा, तो वहां पर एक विशेष प्रकार का गुण का उत्पन्न होता है। उसी गुण को हम क्या कहते हैं बाबू? ध्वनि कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं लिखते हुए। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ध्वनि, साउंड। क्या डालेंगे बाबू? साउंड। लिखेंगे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि निर्वात में नहीं चलते हैं। निर्वात किसे कहते हैं बाबू? निर्वात में नहीं चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, गैप है, इसके बीच जो भी मतलब डिस्टेंस के बीच में जो भी कुछ आएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। तो देखिए, जो ध्वनि होता है उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, और ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। और लिखेंगे पहला पॉइंट, दूसरा लिखेंगे यह एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। यह एक प्रकार का यांत्रिक तरंग मतलब मैकेनिकल वेव। अगर अब मैं आपसे पूछूं ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें उत्पन्न होता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें उत्पन्न होता है, ध्वनि के जो चाल है, ध्वनि जो चलता है, ध्वनि जो निकलता है, सबसे ज्यादा किसमें उत्पन्न होता है, तो आप क्या बताएंगे? ठोस में। किसमें? ठोस में।
जैसे कि हम कोई एक ठोस पदार्थ ले लेते हैं और उस ठोस पदार्थ पर एक छोटी सी गिट्टी ले लीजिए या पत्थर ले लीजिए, उस पे हम क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, मतलब उसको हम थ्रू करते हैं उस पे, तो देखो टन से आवाज निकलता है। ये आवाज हमारा ध्वनि है और सबसे ज्यादा ठोस में ही निकलता है और उससे कम द्रव में और उस सबसे कम गैस में। तो हम ये कहेंगे, ऐसे लिखेंगे, ध्वनि की चाल हम ऐसे लिखेंगे, ध्वनि का चाल उत्पन्न होता है। क्या लिखेंगे, ध्वनि का चाल उत्पन्न होता है। तो आपसे कोई पूछे ध्वनि का चाल किसमें उत्पन्न होता है, देखो ये चिन्ह जो बना जिधर मुंह खुला रहेगा समझ लो ये बड़ा है, तो ये द्रव से ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें, ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, गैस में सबसे कम। ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा ठोस में उत्पन्न होता है और सबसे कम किसमें होता है बाबू, गैस में उत्पन्न होता है। और ठोस में भी, ठोस में सबसे ज्यादा मिश्र धातु में, जैसे कॉपर और टिन के सहायता से कांस्य बनता है। दो धातुओं का मिश्रण कॉपर और टिन के सहायता से, Cu और Sn के सहायता से क्या बनता है, कांस्य बनता है, जो हमें ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं ये इसी दोनों से मिलके बनते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्वनि मिश्र धातु में, फिर धातु में और फिर आपका अधातु में। किसमें, अधातु में। देखिए बाबू फिर से एक बार समझिए, ध्वनि जो हमारा है, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होता है और ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है। यह एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। ध्वनि की चाल उत्पन्न होता है सबसे ज्यादा ठोस में, उससे क्रम द्रव में, उससे क्रम कम गैस में। अब देखो पहले तो आप इनका लिए, हम अपने मैटर का लिए, मैटर में ये देखे सबसे ज्यादा ठोस, द्रव, गैस। अब इससे स्पेशल आ जाए, इससे स्पेशल आ जाए कि किसमें, ठोस में स्पेशलाइजेशन पूछ लिया तो मिश्र धातु, अर्थात आप इसे कहेंगे मिश्र धातु का, ये मेटल आपका हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, ये मिक्स मेटल हो गया। एक प्रकार का हम इसे कह देंगे मिश्र मेटल। इसकी इंग्लिश माइंड नहीं आ रहा बेटा, ये मेटल, ये नॉन मेटल। देखिए सबसे ज्यादा ठोस, द्रव, गैस, क्वेश्चन कैसे पूछता है। आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पेपर में आपको साउंड चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन ठोस, दूसरा ऑप्शन लिक्विड, तीसरा दे दिया गैस और आपसे पूछ लिया चौथा दे दिया नॉन ऑफ दिस। तो आप किसको करेंगे बताइए, तो आप ठोस को करेंगे। एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया ध्वनि का चाल उत्पन्न होता है मिश्र धातु, धातु, द्रव, गैस, तो हम किसमें करेंगे, मिश्र धातु में। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे ध्वनि के प्रकार, ध्वनि के प्रकार, टाइप्स ऑफ
साउंड, टाइप्स ऑफ साउंड। आपसे कोई पूछता है ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि हमारा 3 प्रकार का होता है। ध्वनि हमारा 3 प्रकार का होता है। श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग। देखिए अगर मैं यहां पे जैसे कि अपश्रव्य तरंग, अगर मैं यहां तरंग लिख दिया तो ध्वनि भी हमारा एक प्रकार का तरंग है। किस प्रकार का तरंग है? मैकेनिकल तरंग है, यांत्रिक तरंग है। और तरंग मतलब कैसे? फ्लो करे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। हमारा आवाज निकलता है क्या सीधे जाता है क्या किसी तक? वो भी ऐसे कर्सिव कर्व बना के अपना, मतलब एक फ्लो में ऊपर नीचे होते हुए दूसरे तक पहुंचता है। तो इसे अपश्रव तरंग भी लिख सकते हैं, अपश्रव ध्वनि तरंग, ध्वनि भी लिख सकते हैं। ये पहला हुआ। दूसरा आपका हो जाएगा श्रव्य तरंग, और तीसरा हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। तो देखिए ये ध्वनि हमारा कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। अब श्रव्य तरंग को इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। श्रव्य तरंग को कहते हैं ऑडिएबल। क्या कहते हैं बाबू? ऑडिएबल। पराश्रव्य को कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अब देखिए ध्वनि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब श्रव्य क्या होता है? ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 सेकेंड, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज हो। कितना हो? 20 हर्ट्ज से ज्यादा ना हो। ऐसी तरंग जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हो, और ये ऐसा तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 के ऊपर हो। देखिए आपसे कोई पूछता है अपश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक तरंग किसे कहते हैं? कहेंगे आप ऐसा तरंग, ऐसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज की हो, 20 हर्ट्ज से कम हो या 20 हर्ट्ज हो, लेकिन 20 हर्ट्ज से ज्यादा ना हो। आपसे श्रव्य तरंग कोई पूछ लिया तो आप बताएंगे ऐसा ध्वनि, यहां ध्वनि लिख लेना, तरंग ध्वनि, ऐसा ध्वनि जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, 20 हर्ट्ज से कम ना हो और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा ना हो। और फिर पराश्रव्य के लिए आप कहेंगे ऐसी आवृत्ति जिसकी हर्ट्ज 20,000 से ज्यादा हो, जिसकी आवृत्ति 20,000 से ज्यादा हो, पराश्रव्य तरंगे कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। अपश्रव्य तरंग कह सकते हैं या अपश्रव्य ध्वनि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ध्वनि के अंतर्गत इसे पढ़ रहे हैं तो ध्वनि भी हमारा एक प्रकार का क्या है बाबू? तरंग है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे हमने तरंग लिख दिया, ध्वनि लिख दिया, अपश्रव्य ध्वनि कह दो, अपश्रव्य तरंग कह दो। आपके मतलब आपको बेटर समझ में आए तो आप अपश्रव्य ध्वनि ही लिखो, आप कंफ्यूज ना हो। तो लिखिए इसकी आवृत्ति, अपश्रव्य तरंग में लिखेंगे, अपश्रव्य ध्वनि में लिखेंगे, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। आइए अब देखिए यहां पर अब आएगा, जैसे कि आपको ऑप्शन में कैसे देगा बताता हूं। लिखेंगे भूकंप तथा सुनामी, नीचे लाइन से, भूकंप तथा सुनामी, भूकंप तथा सुनामी के द्वारा अपश्रव्य ध्वनियों का उत्पन्न होता है, के द्वारा अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं या होता है। मतलब भूकंप और सुनामी के द्वारा अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होते हैं।
फिर नीचे लिखेंगे इसे कुछ जानवर सुन सकते हैं। इसे कुछ जानवर सुन सकते हैं। इसे कौन सुन सकता है बाबू? कौन सुन सकता है? कुछ जानवर। हाथी, व्हेल। क्या? हाथी और व्हेल। हाथी और व्हेल एक प्रकार की क्या है? मछली की प्रजाति है। एक प्रकार से मछली की प्रजाति है। तो बाबू आपसे कोई पूछे अपस्रंग क्या होते हैं? अपस्रव ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है या 20 हर्ट्ज होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा 20 हर्ट्ज आवृत्ति होता है श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, नॉन ऑफ दीज। तो आप किस पे हेडिंग टिक करेंगे? अपश्रव्य तरंग। आप ये कहेंगे अपश्रव्य ध्वनि किनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? ऑप्शन में भूकंप, दूसरा सुनामी, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पे टिक मारेंगे बाबू? आप टिक मारेंगे ए और बी दोनों, क्योंकि पहला ऑप्शन आपको भूकंप दिया रहेगा, दूसरा आपको सुनामी दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है। ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर काम करेगा। आपसे ये पूछा जा सकता है अपश्रव्य तरंग को कौन से जानवर सुन सकते हैं? तो इन दोनों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं श्रव्य तरंगे आपको समझ में आ गए होंगे। अपश्रव्य तरंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे श्रव्य तरंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? श्रव्य तरंगे। अभी आपने पढ़ा अपश्रव्य तरंगे, अब पढ़ेंगे श्रव्य तरंगे। ऑडिएबल श्रव्य ध्वनि या श्रव्य तरंग। लो अब तरंग भी हम डाल दिए ऑब्लिक करके। इसकी आवृत्ति कितना होगा बाबू? 20 to 20,000 हर्ट्ज। 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो इसमें हम लिखेंगे, इंग्लिश होता है ऑडिएबल। क्या होता है? ऑडिएबल। तो लिखेंगे इसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर, इसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है। इसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है। नीचे से लिखेंगे इस ध्वनि को मनुष्य सुन सकते हैं। इस ध्वनि को मनुष्य सुन सकते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे यहां लिख देना, पराश्रव्य ध्वनि। लिखेंगे इसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। इसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। इसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। नीचे लिखेंगे इसको, इस ध्वनि को चमगादड़ निकालता है। इस ध्वनि को चमगादड़ निकालता है। इस ध्वनि को कौन निकालता है बाबू? चमगादड़ निकालता
है। और इसे सुन कौन कौन सकता है, नीचे लिखेंगे। इसको चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि सुन सकते हैं। इसको चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली सुन सकते हैं। देखिए भैया, इस आवाज को कौन निकालेगा? चमगादड़। इस आवाज को कौन निकालेगा? सुन कौन सकता है? चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली। हमारे आपके परिवेश में, गांव देश में जब कोई कुत्ता रोने लगता है या कोई बिल्ली रोने लगती है तो हम आप मार के उसे भगा देते हैं, कहते हैं चलो कुछ अपशगुन होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ अपशगुन होने वाला है। जिन तरंगों को हम आप नहीं सुन सकते, उन तरंगों को कुत्ता, बिल्ली ये सब सुन सकते हैं। अब जब इनको आहट होता है, कुछ अपशगुन आने वाला है, तभी ये रोना चाहते। ऐसे नहीं रोते हैं, मतलब इनको आहट होता है कि अब यहाँ पर कुछ हैपेंड होने वाला है, कुछ गलत घटनाएं होने वाली हैं, इसीलिए इनको अंदाज पहले से लग जाता है। और ये चीज प्रमाणित है। और दूसरी बात यह है कि गांव देश में जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो बातें साइंस से कोरिलेट होते हैं, इवन इफ उनको साइंस की नॉलेज हो या ना हो। हम पहले ही दिन आपको बताए थे, हम आप एक विज्ञान के परिवेश में ही जी रहे हैं, बट दैनिक जीवन ही हमारा विज्ञान है। दैनिक जीवन में हर काम साइंस कर रहा है, बट हम आप अननोन होते हैं कौन सा काम कौन से साइंस के अंतर्गत आता है। अगर इस साइंस के अंतर्गत आता है तो ये मतलब ये कौन से पॉइंट है। जैसे कि अब कुत्ता बिल्ली इसकी आवाज़ सुन लेता है, अच्छा ये किसके कारण सुन ले रहे हैं? ये प्रासरभ ध्वनि से जो निकलते हैं वो उसको सुन लेते हैं। तो ये सब बातें को हमें नॉलेज नहीं होता है। बाकी हर एक काम साइंस के ऊपर डिपेंड होता है। आइए अभी मैं फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ शुरू से लेकर अंत तक। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले आया आपके पास ध्वनि के पास। मैंने कहा ध्वनि एक प्रकार का तरंग है, ये एक यांत्रिक तरंग है। ये क्या करता है? इसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होता है, निर्वात में ये नहीं चल सकता है। फिर मैंने आपको क्या बताया? ठोस में सबसे ज़्यादा चलता है, मतलब ठोस में सबसे ज़्यादा चलता है, द्रव में कम चलता है, गैस में सबसे कम चलता है। ठोस का स्पेसिफाई किए तो ठोस में भी मिश्र धातु में सबसे ज़्यादा चलता है, फिर धातु में चलता है, मिश्र धातु मेटोलाइट कहते हैं, अभी याद आया। मिश्र धातु में सबसे ज़्यादा चलता है, उसके बाद धातु में चलता है, उसके बाद अधातु में चलता है, अर्थात मेटोलाइट, फिर मेटल, फिर नॉन मेटल। उसके बाद हमने ध्वनि का प्रकार पढ़ाया। पहला ध्वनि आपको अपस्रव ध्वनि पढ़ाया। अपस्रव ध्वनि ये होता है जिसमें 20 हर्ट्ज तक की आवाज़ें निकल सकें, उसी को हम अपस्रव तरंगे कहते हैं। इसकी आवाज़ जो निकलता है इससे सुनामी और भूकंप निकाल सकता है। सुन कौन सकता है? हाथी और व्हेल सुन सकता है। फिर मैंने पढ़ा श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंग के इंग्लिश से हम आप पढ़ सकते ऑडिएबल। ऑडिएबल मतलब जिसे सुना जा सके, मनुष्य से सुन सकता है, 20 से 20 हर्ट्ज से निकाला जा सकता है। और लास्ट में आता है पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य ध्वनि। ये क्या करता है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति इसकी होती है। और इसे सुन कौन सकता है बाबू? इसे सुन सकता है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। और इसे निकालता कौन है? चमगादड़। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे सोनार। क्या डालेंगे बाबू? सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन
रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये सुनार हमारा क्या है? ये सुनार हमारा क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सुनार हमारा एक प्रकार का पराश्रव्य तरंग या ध्वनि है। ये क्या है? एक प्रकार का पराश्रव्य तरंग या ध्वनि है। इसका उपयोग बाबू नाव जहाज में किया जाता है, समुद्री जहाज में। किसमें बाबू? समुद्री जहाज में किया जाता है इसका उपयोग। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है जैसे कि समुद्र में बहुत भारी भारी मछलियां पाई जाती हैं। समुद्र में बहुत भारी भारी मछलियां पाई जाती हैं। जैसे कुछ जहाज डूब जाते हैं, जहाज डूब जाते हैं तो उसी में फंसे रहते हैं, तो जिससे कि ये तरंगे आने वाले संकट, जैसे कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा सुन सकता है, मतलब काफ़ी दूर से इस यंत्र के जरिए ये मालूम चल जाएगा इस डायरेक्शन में या इस जगह या बड़ी मछली है या बड़ा मतलब कुछ रस्टेड चीज पानी के नीचे है, जिससे कि इसे संकेत होता है। और ये इससे मतलब ये होने वाले घटनाओं से जहाज को क्या करता है? सेव कर लेता है। अर्थात एक प्रकार कह सकते हैं पराश्रव्य, मतलब ये सुनार समुद्र में पाए जाने वाले नॉन मटेरियल्स को, मतलब जो अनयूज मटेरियल को, जिससे कि जहाज को खतरा हो सकता है, उसका नष्ट करता है। सुनार समझ में आया? अर्थात साउंड, यस से साउंड, यस ओ से साउंड, एन ए से नेविगेशन, आर से रैंगिंग बाबू। तो ये क्या एक प्रकार का पराश्रव्य ध्वनि है। पराश्रव्य ध्वनि में आपको पहले बता दिया 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इसकी आवृत्ति होती है। ये समुद्री जहाज के सबसे नीचे लगाया जाता है, मतलब बड़े बड़े मछलियों को दिशा परीक्षण करने के लिए, और या तो जैसे जो चीज़ें हमारे वेस्ट मटेरियल समुद्र में गिरे हुए हैं जिससे कि हमारे जहाज को खतरा हो सकता है, उसमें बैठे पैसेंजर को खतरा हो सकता है, उसको नष्ट करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग होता है। तो आप लिखेंगे पहले इसका फुल फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म, फिर लिखना यूजेज ऑफ सोनार। यूजेज ऑफ सोनार क्या लिखेंगे? यूजेज ऑफ सोनार। लिखिए सोनार पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। सोनार पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। सोनार क्या करता है बाबू? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। इसका काम पानी के अंदर, इसका काम पानी के अंदर भारी मछलियां डूबे जहाजों को पता तथा नष्ट करने के काम आता है। पता तथा नष्ट करने के काम आता है। समझ में आया? मतलब जो सुनार है इसका काम समुद्र के अंदर भारी मछलियां, डूबे जहाजों को पता तथा नष्ट करने में किया जाता है। अब हम हेडिंग डालेंगे रडार। रडार क्या लिखेंगे? रडार। रडार का स्पेलिंग होता है अर्थात रेडियो, क्या बाबू? रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग, रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कोई बताए?
पहली बार रडार को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकते हैं। दूसरी बार रडार जो हमारा एरोप्लेन होता है, जहाज होता है, उसके पहिए के ऊपर लगाया जाता है। अब कहेंगे इसका काम क्या होता है? डिटेक्शन वाले होता है परीक्षण करना, पता करना। मतलब इस यंत्र के सहायता से हम जहाज में बैठे हुए दिशा का परीक्षण कर सकते हैं। इस तरंग के माध्यम से, इस यंत्र के माध्यम से हम जहाज में बैठे दिशा का परीक्षण कर सकते हैं, दिशा का पता लगा सकते हैं। और ये जहाज में उपयोग किया जाता है, मिसाइल में उपयोग किया जाता है, सिर्फ दिशा पता करने में। सपोज जहाज हमारा उड़ा, पहियों के ऊपर इसलिए लगाया जाता है कि वो पोर्शन नीचे रहता है, जिससे कि वो ये डिटेक्ट कर सके कि हम किस डायरेक्शन में हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में नहीं। इसी प्रकार मिसाइल में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे, पहले ये लिखना फुल फॉर्म, तो नीचे लिखना रडार को पहियों के ऊपर ही लगाया जाता है। रडार को पहियों के ऊपर ही लगाया जाता है, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लाया जा सकता है, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लाया जा सकता है। दूसरा लिखो, रडार का प्रयोग जहाज मिसाइल का पता लगाने में किया जाता है। जहाज मिसाइल का पता लगाने में किया जाता है। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। आपको फिर से कल मिलेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। आगे कल का टॉपिक इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और कल आपको बहुत अच्छा कुछ जानने को मिलेगा। तो कल आप अपनी उपस्थिति बना के रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।